जपजी साहेब एक ओंकार। Allahu Akbar Allah. नमस्कार जी। नमस्कार जी। यही है इंडिया का वर्ल्ड फेमस। जी सर। భూమి దద్దరిల్లేలా ఒంటిలోని రగతమంత రక్కలేసి ఎగిరేలా ఎసే రొయ్య Wow, India and Germany. See, let it flow, let it grow. When it's genuine, it's flourish on its own. Today is 20th of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, comparing yourself with others is wrong. This is wrong. Comparing yourself to what you were yesterday, this is right. Personality begins where comparison leaves off. Be unique, be memorable, be confident, be proud, and keep getting better and better. Study full throttle. This is prelims 2023 कोर्स। इसमें अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और 1-to-1 सेशंस अब फुल थ्रॉटल चलेंगे अप्रैल और मई के मंथ में, अप्रैल एंड मई। दिस इज रिवीजन कोर्स। इसमें इकोनॉमिक्स चल रहा है। ये बैचेस, ये क्लासेस अब स्पीड अप होने वाला है। इसकी नंबर ऑफ क्लासेस और ड्यूरेशन अभी हम बढ़ाएंगे। देन दिस इज टेस्ट सीरीज कोर्स। ये भी बहुत रेगुलरली 9 PM पे अभी फॉर नाउ MCQ टेस्ट सीरीज में MCQ टेम्परामेंट डेवलप कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गेम चेंजर होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस 28th of May 2023 एग्जाम। ये टेलीग्राम क्विज है। एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ज्वाइन। ये जो MCQs होते हैं ना, ये रिलेटिव होते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे 39% ने वाटर करेक्ट बोला है, बट 53% ने इसको गलत बताया है। सो द पॉइंट इज, ये जो भी आंसर्स आते हैं इसमें आप अपना परफॉर्मेंस रिलेटिव लेवल पे देखा करो, रिलेटिव। और ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये भी एक रिलेटिव एग्जाम होता है, रिलेटिव एग्जाम। सो अटेम्प्ट दीज 5 MCQs ऑन डेली बेसिस। दिस इज वोकैबुलरी। हेवन का मतलब है शरण, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज, शेल्टर, सेंचुरी। रेनेज का मतलब होता है इनकार, गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट, विड्रॉ करना, रिट्रैक्ट करना। कॉन्जेनाइल मतलब अनुकूल, प्लीजेंट बिकॉज ऑफ अ पर्सनैलिटी, क्वालिटीज और इंटरेस्ट दैट आर सिमिलर टू वंस ओन, डिलाइटफुल। स्क्यूड है, तिरछा है, सडनली चेंज डायरेक्शन और पोजीशन। वेराशियस है मतलब सत्यनिष्ठ है, स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। वेराशियस, स्क्यूड, कॉन्जेनाइल, renege and heaven. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is C said. So answer this question. This is a very simple question. Pipes and cistern. Pipe कितने टाइम पे empty होगा, टैंक आपको बताना है।
This is question number 2. Jobs है. The probability that at least one of selected persons will be a woman is what? So this is CSAT. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस. सी, आज हम एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं इंडिया और जापान रिलेशंस में. इंडिया एंड जापान रिलेशंस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइम मिनिस्टर किशिदा का अभी विजिट है. सो इंडिया जापान रिलेशंस. सेकंड क्वेश्चन है, हमें साउथ चाइना सी पे एक मैप बनाना है. साउथ चाइना सी की सारी ज्योग्राफिकल साइटिंग्स बताइए, यहाँ की सारी लिटोरल कंट्रीज बताइए, कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज है वो भी हाईलाइट करिए. सो कवर दिस मैपिंग ऑफ साउथ चाइना सी. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. तो वर्ल्ड स्पैरो डे है 20 मार्च 2023. सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन बहुत जरूरी है और इसके लिए लाइफ मिशन है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. सेव वाटर फॉर बेटर टुमारो. वाइट पेंट ऑन रूफ होने से क्या होता है? इट कीप्स इन कीपिंग द बिल्डिंग कूलर, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है अल्बीडो का. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अल्बीडो? आंसर. और अभी समर्स आ रहे हैं, समर्स में हम वाइट क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं? आंसर. ये CSEB है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्रिक. दिस हेल्प्स इन कंजर्व एनर्जी एंड मनी. सो सच टाइप ऑफ ब्रिक्स हम यूज करें हमारे मकान के बनाने में. ये बिग विंडोज है, बिग विंडोज से प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, नेचुरल लाइट रिड्यूसेस एनर्जी एक्सपेंडिचर. सो MOEFCC बता रहा है सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइंस होना जरूरी है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, CSEB, वाइट पेंट ऑन रूफ एंड बिग विंडोज. ये एक्सेलेंट रेडीमेड पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी और इन जनरल आप इन सबको यूज कर सकते हैं. सिमिलरली लाइफ में, चूज लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल हम गो लोकल ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस बना रहे हैं उसको हम फेवर करें. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इको फ्रेंडली. ये हैंड फैन है, फोल्डेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इजी टू स्टोर एंड गिव कूल ब्रीज. ये बास्केट है फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड सप्लीमेंट्स. प्लास्टिक बास्केट के बजाय आप इस टाइप की बास्केट यूज करिए. ये वाटर बॉटल है, परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक वाटर बॉटल का. और इवन टूथ ब्रश भी हमें मिल रहा है दिस टाइप ऑफ से बैम्बू से. बैम्बू ट्री होता है या ग्रास होता है? आंसर. मिशन बैम्बू भी पढ़ा था हमने. डिड यू नो इब इन ओडिशा एंड ओड इन गुजरात? ये डिस्टिंक्शन इनको है शॉर्टेस्ट नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन इन द कंट्री. सो दिस इज इन ओडिशा और दिस इज इन गुजरात. ये शॉर्टेस्ट नेम है, 2 लेटर्स का ये एक स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन कंट्री का शॉर्टेस्ट नेम है. यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क आइडेंटिफाइज क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रैटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. सो इनमें से कौन सा इंडियन शहर इस क्रिएटिव सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है? मुंबई, श्रीनगर, जयपुर या ऑल ऑफ द अबव? आंसर. आप हैं कर्नल गुरबख्श सिंह. आप आजाद हिंद फौज के सेनानी थे. ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध द्रोह का केस अभी चला था. दिस इज जो हम INA ट्रायल्स हुए थे, INA ट्रायल्स. क्या आप कुछ एडवोकेट्स, लॉयर्स के नाम बता सकते हैं जिन्होंने INA ट्रायल में जो INA के सोल्जर्स थे इनको रिप्रेजेंट किया था? कैन यू आंसर? आप हैं वीरांगना अवंतीबाई लोधी. 1857 के विद्रोह में भाग लिया, 4000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश सेना को हराया था. नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ये है, दिस इज वर्ली पेंटिंग. वर्ली पेंटिंग ऐसी होती है, ये महाराष्ट्र में होती है वर्ली पेंटिंग. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीनियर सिटीजन्स, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनी ऑफ द बिलो कंडीशन? ये एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, एल्डर लाइन, नेशनल हेल्पलाइन है फॉर सीनियर सिटीजन्स. 14567 इस पे टोल फ्री आप कॉल कर सकते हो. तो सर्विसेज जो ऑफर्ड है सीनियर सिटीजन्स को वो है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन. आपको यहाँ पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, एक्टिविटी सेंटर्स सब मिलेगा. गाइडेंस, लीगल, मेंटेनेंस, एक्ट रिलेटेड, पेंशन रिलेटेड क्वेरीज है, एवरीथिंग यहाँ पे प्रोवाइड होगा. सपोर्ट मिलेगा, लाइफ एंजाइटी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट भी. इंटरवेंशन होगा, डायरेक्ट जब अब्यूज हो रहा है या फिर होमलेस है या अबैंडेंड है तो वहां पे इंटरवेंशन है डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट भी होगा इकोसिस्टम बनाने का. तो सी, एल्डरलीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्डरलीज का रेस्पेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज एल्डर लाइन. अब देखिए, ये जो इस टाइप के मैं आपको इस टाइप के सोशल मीडिया और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आता है, इन्फोग्राफिक आता है, ये मैं आपको बताता हूँ बिकॉज दीज आर रेडीमेड और एक्सेप्टेड है, वेल एक्सेप्टेड गाइडलाइंस हैं जो हमें करना है.
अब ये सवाल आपको सोशियोलॉजी में आए, गवर्नेंस में आए या फिर एथिक्स में आए, आपके पास रेडीमेड पॉइंट्स है, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, सपोर्ट, इंटरवेंशन, दिस इज गोल्ड। तो इसको बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। आगे हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। वन मोर थिंग, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक है, क्लास 12th की बुक है, ये पेंडिंग है। यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी क्लास 11th है, एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की दोनों बुक्स है, इंडिया फिजिकल और फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। बट ये एक बुक अभी तक मिसिंग है, इसको मैं थोड़ा टाइम दो कवर कराऊंगा। बट मीनवाइल आप इसका पीडीएफ, ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, इसको आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर किया है, हैव अ लुक, ओके। जो क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक्स है, ये भी 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है। अभी हाल ही में मैंने इंडिया फिजिकल जो बुक है, इंडिया फिजिकल बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये लाइव क्लास में भी पढ़ाया था। लाइव क्लास में ये थोड़ा और डिटेल्ड है, लाइव क्लास में आप इस प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो, और जो अर्लियर वर्जन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन चूज। So this is the Hindu. Decisions on indices are transparent, National Stock Exchange ने बताया। Column tops the radiation chart. Now this is new. बार्क का इनसाइड है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और कोलम केरला में, यहाँ पे रेडिएशन है, रेडिएशन, यहाँ पे थोरियम भी मिलता है, थोरियम। UBS to take over or slow steps to finding border tranquility. The bar is much higher now. India-China ties. And Bopana 43 clinches title with Abden. So this is the front page of the Hindu, and so this is the front page of the Hindu. ये सेकंड पेज है, एजुकेशन प्लस में है, बीटिंग द ऑड। सी हर जगह यही बताया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हमें MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अब उसका एप्लीकेशन भी करो, सॉल्व MCQ, सॉल्व, सवाल लगाओ। डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मेटाइजेशन, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी अभी भी है हमारे एरियाज ऑफ सोसाइटी में, इसमें हमने प्रोग्रेस किया है। बट अगेन एजुकेशन और जो अर्ली एज होता है स्टूडेंट्स का, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना ज़रूरी है। सो दिस इज दिस पेज। नेक्स्ट इज सी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। आर यू फेसिंग वायलेंस एट होम एंड लिविंग इन फियर? ये जो वायलेंस होता है ना, ये हर प्रकार का वायलेंस गलत है। ये वायलेंस ज़रूरी नहीं कि फिजिकल वायलेंस हो, कई बार हमने देखा है ऑनलाइन वायलेंस भी होता है, मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट एंड दिस ऑनलाइन अब्यूजेस एटसेट्रा होता है। वायलेंस ऑफ एनी टाइप इज रॉन्ग, वायलेंस किसी भी टाइप का एक्सेप्ट नहीं करना है, नॉट एनीमोर। और इसके लिए दिल्ली पुलिस और एवरी स्टेट्स पुलिस इज विद यू। लेट्स स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर, अकेले नहीं है आप। सो आर यू फेसिंग वायलेंस एट होम एंड लिविंग इन फियर? इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द कंसर्न अथॉरिटीज। Then this is editorial. See, specter of stagflation है, stagflation। इससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि what is this inflation? Inflation क्या होता है? तो inflation is the drop in value or purchasing power of the currency। पहले 100 रुपए में आपको 1 kg फ्रूट्स मिल रहे थे, अब 100 रुपए में केवल ½ kg फ्रूट मिल रहा है, बिकॉज फ्रूट्स की कीमत बढ़ गई है। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द ड्रॉप इन वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। 100 रुपये की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही, 100 रुपये में 1 kg फ्रूट्स नहीं आ पा रहे। सो इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो महंगाई आ गई है और जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, तो उसमें हमारा एक्सपेंसेस नहीं कवर हो पा रहे। दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे आप शहरों में जाते हो, हर चीज़ बहुत महंगा है वहाँ पे, सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन में, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फ्लेशन हैपन्स इन परसेंटेज टर्म। सो इन्फ्लेशन परसेंटेज बताता है कि रिलेटिवली कितना प्राइस बढ़ा है। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन रेट गैसोलीन का 3% पर एनम है, तो जैसे पहले 100 का था अब 103 का हो गया। सो दिस इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर एक हेल्दी नंबर होता है तो इट इज गुड, बिकॉज इन्फ्लेशन होना मतलब इकोनॉमी हमारी एक्टिव है, इकोनॉमी आगे प्रोग्रेस कर रही है। तो यूजुअली वी डिजायर कि इन्फ्लेशन 4 ± 2% पे होना चाहिए। बट अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन है, लोगों का फेथ लूज हो जाता है मनी पे और एडवर्स इफेक्ट पड़ता है सेविंग्स में। तो सेविंग्स जैसे आपने बैंक में डाला है, पैसा डाला है अपने बैंक में, तो वो आपको 4%, 3.5-4% सेविंग रेट पे मिल रहा है। बट इन्फ्लेशन चल रही है 7%। तो इन्फ्लेशन आपके मनी को डिटीरियोरेट कर रही है, आपका मनी जंक हो रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज 7 और आपको जो अकाउंट में जो सेविंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3 से 4% है। तो दैट इज वाई इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल हो जाता है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं डिमांड पुल। डिमांड पुल मतलब किसी भी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड आ गई, सबको वो प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। So there is an increased demand for products and services
एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको कॉप नहीं कर पा रही है, तो इस केस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है, डिमांड पुल। कई बार कॉस्ट पुश होता है। कॉस्ट पुश क्या होता है, जैसे पेट्रोल डीजल का कॉस्ट बढ़ गया तो उसमें उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाने में जो पैसा लगा था वो भी बढ़ गया, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है और इससे ओवरऑल कीमत बढ़ गई है। फिर एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, प्राइस राइज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वर्किंग क्लास सीकिंग एन इंक्रीज इन द करंट वेजेस, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हेंस लेड टू इन्फ्लेशन। तो प्राइमरली हम दो ही क्राइटेरिया रखते हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एक सीपीआई होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इन जीडीपी। तो ये बताता है कि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी कितनी है। जीडीपी इन्फ्लेटर से हमें पता चल जाता है कि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी कितनी है जीडीपी डिफ्लेटर से। ओके, अब एक नया वर्ड आ गया है, वो है स्टैगफ्लेशन। तो देखिए, यूजुअली हमने देखा था इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की इन्फ्लेशन इज देयर बट देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, स्पेक्टर ऑफ स्टैगफ्लेशन। हायर क्रेडिट कॉस्ट्स में फर्दर डैम्पन कंजम्पशन। तो लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, रीसेंट इकोनॉमिक डेटा है और इसमें रेजिंग फियर्स है सेवरल मेजर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, जो बता रही है कि वर्ल्ड जो है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन। जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा है, एनएसओ ने जो बताया 6.44% इन्फ्लेशन बताया, जो 6 से ऊपर है। और इसके अलावा सीपीआई बेस्ड प्राइस गेन भी इतना है। तो अ लुक एट द कंपोनेंट्स ड्राइविंग इन्फ्लेशन बताता है कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है। और कोर इन्फ्लेशन मतलब कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल काउंट नहीं करते हैं, तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है और ये 6.2% पे है। सो दिस मीन्स कि ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत स्टबन हो गया है, इसको कम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो द पॉइंट इज, शक्तिकांता दास साहब ने भी बताया, आरबीआई 2 अदर मेंबर्स ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने भी साइट किया कि ये जो कोर इन्फ्लेशन 6.2% पे बना हुआ है और स्टबनली हाई है, दिस इज नॉट गुड। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्वीरिंग द पिच फर्दर इज द प्राइस गेन्स अक्रॉस द फूड बास्केट टू शो डिसकंसर्टिंग ट्रेंड्स। मतलब जो सामान्य हमारा फूड है, फ्यूल है, इधर भी कीमत बहुत बड़ी है। तो कोर इन्फ्लेशन तो बड़ा है जिसमें फूड एंड फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है, और फूड एंड फ्यूल भी हम देखें तो वो भी बहुत बड़ा है। मार्जिनल डेसिलरेशन है 5 बेसिस पॉइंट लास्ट मंथ इन द कंपोजिट फूड प्राइस इंडेक्स में। सो द पॉइंट इज, इसमें नंबर्स में बहुत नहीं जाना है, हमें ये देखना है ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड ये है कि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है। 4 की कैटेगरीज है फूड बास्केट में, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी हाई है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन में। मतलब लास्ट टाइम इस टाइम पे क्या था और अभी इस टाइम पे वो नंबर क्या है, तो दिस इज ईयर ऑन ईयर। तो द आइडिया इज इन्फ्लेशन इज लुकिंग हाई। इस साल डिफिकल्टी भी हो सकती है बिकॉज अल नीनो ईयर है। अल नीनो ईयर मतलब बारिश इरेगुलर होगा, मॉनसून इरेगुलर होगा, और बिकॉज मॉनसून इरेगुलर होगा हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन और डिफिकल्ट हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर होगी। सो द पॉइंट इज, हमें इन्फ्लेशन को कंटेन करना है, ग्रोथ मोमेंटम भी सप्रेस नहीं होना चाहिए। हाइटेंड रिस्क ऑफ रेसेशन भी चल रहा है वर्ल्ड में, एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो गया है। तो इन सब चीजों में क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन हाई है, एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट डूइंग गुड, सो विच इज अ कॉज ऑफ वरी। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक अपीयर्स वरिंग। ये है प्लेइंग विद फायर। यहाँ पे लिखा है केरला के बारे में, केरला मस्ट डिस्कार्ड सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग, रिड्यूस इट्स ट्रैश। केरला में अभी जो लैंडफिल्स हैं जहाँ पे कचरे के पहाड़ होते हैं, जैसे दिल्ली में भी है, पूरे सिटी का यहाँ पर सारा डस्ट, सारा जो गार्बेज है वो आता है, और यहाँ पे फायर आ गया था और ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी हो गया, डिजास्टरस था। तो ये लैंडफिल फायर था ब्रह्मपुरम में, और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फिर एक सवाल उठ गया है कि सॉलिड वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करें। जैसे सोर्स में ही हम सेग्रीगेट कर दें, सोर्स में सेग्रीगेट करेंगे तो इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि हम उसको प्रॉपर, बिकॉज वेस्ट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कुछ होता है ई वेस्ट, कुछ होता है मेडिकल वेस्ट, कुछ लिक्विड, कुछ कंब्यूस्टिबल हो सकता है, लाइक दैट। तो अगर हम सोर्स में उसको सेग्रीगेट कर लेंगे तो उसको उसको हमें टेकल करना ईजी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। और लैंडफिल में सब चला जाता है, मिक्स हो जाता है और वहां पर फायर भी हो जाता है। एक CSIR की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1920 की स्टडी है। आज मैंने सुबह CSIR पे क्वेश्चन भी दिया था, CSIR के जो डी फैक्टो प्रेसिडेंट हैं वो कौन होते हैं, आंसर। सो द पॉइंट इज, इसमें ये बताया टॉक्सिक सब्सटेंस है, यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस है और उससे फायर कैच हो गया। सॉलिड वेस्ट अक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे हैं। जो कोची का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट apparatus था वो बहुत टेनुअस था, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती है तो वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती है। यहाँ पे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो भी डिसफंक्शनल था, वेस्ट से एनर्जी बनाना। और बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ओवर कंजम्पशन है, एफिशिएंसी कम है और वेस्ट को हम प्रॉपरली डील नहीं कर पाते। वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो तो कॉम्पोस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो हम लैंडफिल में भेजते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना। तो द पॉइंट इज, अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे प्लास्टिक्स है, टॉक्सिक्स है, केमिकल्स एटसेट्रा, ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। ये डिटीरियोरेट अपने आप नहीं होते और ये क्लॉग करते हैं, सिस्टम को क्लॉग करते हैं, अर्बन डिसफंक्शन हो जाता है लैंडफिल में। सो द पॉइंट इज, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो हैं उसको कमर्शियली हमें वायबल रखना है और वेस्ट को सेग्रीगेट करने की जरूरत है एट द सोर्स। अब स्टेट का भी यहाँ पे बताया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया था, प्रोपोर्शनल जो था यहाँ पर कंब्यूस्टिबल वेस्ट प्रोपोर्शनली रिसीव नहीं हुआ और यहाँ पर डिफिकल्टी मैनेजमेंट रिलेटेड भी बताया है। अब सी, सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी बताया था कि करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवे, द पॉइंट इज, द गोल ऑफ बीइंग वेस्ट फ्री बाय 2026 जो है वो है सर्कुलर इकोनॉमी। दिस इज इन अवर सिलेबस, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में ये होता है कि हम वेस्ट मिनिमाइज करते हैं, जो भी चीज वेस्ट बना है उसको हम रिसाइकल कर लेते हैं, तो हमें सारे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करिए। सर्कुलर इकोनॉमी पे हमें एम्फेसिस देना है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड केस स्टडी, प्लेइंग विद फायर। स्लो स्टेप्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी। यहाँ एक नॉर्मल टॉक है कि चाइना के साथ जो गलवान क्राइसिस हुआ, ये गलवान क्राइसिस में जो चाइनीज इंटेंशंस थी दे वर नॉट राइट। और इस क्लैश के बाद भी ऐसा नहीं है कि टॉक्स बंद हो गई है, अभी जो चाइनीज एम्बेसी एंड फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए थे, G20 में भी रिप्रेजेंटेशन है। बट द पॉइंट इज, इसका टेंजिबल सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। हमें अभी बहुत बॉल बाय बॉल अभी कमेंट्री नहीं देखना चाहिए और हमें इंपॉर्टेंट एरियाज पता है कि कहाँ पर गलवान है, कहाँ पर डेस्पांग वैली है, जो सोमोरी है वो कहाँ पर है, लाइक ऑल लेक्स एंड एरियाज एंड पॉइंट्स, तवांग कहाँ पर है, लाइक दैट, दैट्स ऑल। अभी इसमें लेट अस वेट कि ऑफिशियल MEA क्या स्टेटमेंट्स देता है, बिकॉज ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अभी भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के, यहाँ पर डिप्लोमेटिकली और टॉक्स के थ्रू ये सारा रिजोल्यूशन करने को भी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये है मूविंग फॉरवर्ड विद अ न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ UHC। तो व्हाट इज UHC? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कोविड-19 ने हमको एक चीज सिखा दिया है कि जान है तो जहान है, हेल्थ है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज ए स्टूडेंट भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बर्न आउट नहीं करिए, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, बर्न आउट नहीं करिए। अभी आपको बहुत पढ़ना है, प्रीलिम्स के बाद मेंस भी पढ़ना है, फिर इंटरव्यू भी करना है, तो बर्नआउट नहीं, आप इसको स्टेबलाइज करिए, रेगुलर सिस्टमैटिक वे में पढ़िए। डिसिप्लिन रोज होता है, मोटिवेशन रोज नहीं होता है, एंड दिस एग्जाम रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो द पॉइंट इज, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। WHO भी बोलता है हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का मतलब होता है सर्टेन टोटलिटी ऑफ हेल्थ टू द रियल्म ऑफ मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सी, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग और हैप्पीनेस, खुश भी रहना जरूरी है, हैप्पीनेस बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस एंड एन एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी। तो एवरीबॉडी, व्हाट इज गुड हेल्थ? गुड हेल्थ मतलब मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, हैप्पीनेस बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस एंड एन एब्सेंस, कोई बीमारी नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड गुड हेल्थ। ये WHO की डेफिनेशन है, नोट इट डाउन। सो इसका मतलब है हमें हेल्थ पे प्रायोरिटी देना है। अब जरूरी है कि हम कन्वर्जेंस ऑफ मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सिविल सप्लाईज, रूरल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री का, बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि health is not about one dimension, there are so many other dimensions. So the point is, इसमें
सबका कन्वर्जेंस चाहिए होगा। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 हमारा स्लोगन पहले भी आया था। ये हाफदान महलर ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1977 में कहा था कि जैसे हम फूड फॉर ऑल है, ऐसे ही हेल्थ फॉर ऑल हो। हेल्थ सबको, बेसिक हेल्थ केयर सबको एक्सेसिबल हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो बेस्ड ऑन स्टेटस, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अफोर्डेबिलिटी टू पे और एनी अदर फैक्टर। फूड फॉर ऑल की तरह हेल्थ फॉर ऑल हो, और इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो 1977 में ये एम्प्लॉय हुआ। 1983 हेल्थ पॉलिसी इंडिया ने भी कहा, और हेल्थ फॉर ऑल हमारा गोल हो गया बाय 2000। तो दिस इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए अल्मा अटा 1978 में पीएचसी में कॉन्फ्रेंस हुआ। 8 कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम केयर फॉर ऑल सिटीजन्स यहाँ पे बताया कि लाइक हमें डिसीजेज नहीं रखना है, वैक्सीनेशन रखना है, माइनर इलनेस को भी देखना है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो फिर इमीडिएट हेल्प मिलना ज़रूरी है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जैसे क्रोनिक डिसीजेज है, मेंटल इलनेस है। कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब वो इजीली वन पर्सन टू अनदर जस्ट लाइक दैट वैक्टर से फैलेगी नहीं। प्लस क्रोनिक डिसीजेज है, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। सो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों को हम ट्रीटमेंट करें प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। फिर दूसरा सेकेंडरी और टर्जरी हो, इसमें और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करें। पब्लिक हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पेइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, ये भी पॉसिबल हो। इंस्टीट्यूशंस स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज रखे, ये सेकेंडरी हेल्थ केयर हो गया। So they created a dichotomy between peripheral, primary and institutional referred specialist at the secondary and tertiary. तो दो धड़े में बदल गया, एक हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। हमारे यहाँ अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को बहुत रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग बना दें, जैसे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी में भी हम देख रहे हैं, तो बहुत सारा ना हमें सेकेंडरी टर्शरी की हेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत सारी जो डिसीजेज है वो प्राइमरी हेल्थ केयर अगर रॉबस्ट होगा तो हम डिसीजेस को वार्ड ऑफ कर देंगे, जैसे वैक्सीनेशंस प्रॉपर है, टैबलेट्स मिल रही है, अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, लाइक दैट। सो द पॉइंट इज प्राइमरी हेल्थ केयर वर्जन 2.0 की बात है कि जो पुअर है अक्सर उनको क्रॉनिक इलनेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी होती है, जैसे कार्डियक है, न्यूरल है, मेंटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसके लिए पीएचसी वर्जन 2 आया। ये एक सेंसिबल मूव था एनआरएचएम 2013 में। अब इसमें जरूरी था कि प्राइमरी हेल्थ केयर में भी थोड़ा एडवांस्ड हेल्थ केयर वहां पर प्रोवाइड की जाए। द पॉइंट इज नोबडी इज लेफ्ट अनकाउंटेड एंड अनकेयर्ड फॉर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी इज लेफ्ट अनकाउंटेड एंड अनकेयर्ड फॉर। तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन था प्राइमरी हेल्थ केयर का, ये एक ब्यूटीफुल एडिफिस था पास्ट कॉन्सेप्ट का कि नोबडी शुड बी लेफ्ट अलोन या लेफ्ट अनकाउंटेड या फिर लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर। हमें हर किसी को यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यूएचसी एक कवरेज बन जाता है, एक स्लोगन बन जाता है। डब्ल्यूएचओ भी इसको आगे बढ़ाता है। हेल्थ फॉर ऑल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द पॉइंट इज कई बार क्या होता है इसमें बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज या फिर लैक ऑफ वर्क फोर्स, ये डाइल्यूट भी हो जाता है। अल्मा अटा डिक्लेरेशन में पार्टनरशिप की बात है प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट भी, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स है, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन है, ये सब क्या होते हैं, ये डिसीज कॉजिंग एजेंट्स है। तो जैसे हमने पढ़ा था एक पिगोवियन टैक्स भी पढ़ा था, क्या होता है टेल। सो द पॉइंट इज इन पे टैक्सेशन करे, इसको डिस्करेज करे, और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो ग्लोबली एक्सेप्टेड हेल्थ केयर सिस्टम हम लाए, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ मिशन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे पोषण अभियान चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, एमजी नरेगा है, वाटर सैनिटेशन है, सर्व शिक्षा अभियान है। तो द पॉइंट इज क्या ये एक बेटर मॉडल है ऑफ फुली टैक्स्ड फंडेड यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, या फिर आयुष्मान भारत जन आरोग्य बीमा योजना है, ये बेटर है। इस पे अभी डिबेट चल रहा है, हम डिसीजन यहाँ पे नहीं देंगे। व्हाट वी शुड डू कि आप 2-3 लाइन में बताओ एवरीबडी, व्हाट इज पोषण अभियान, व्हाट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, व्हाट इज एमजी नरेगा, वाटर सैनिटेशन का क्या प्रोग्राम है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य बीमा योजना भी क्या है। इनके बारे में बेसिक्स आप बताओ क्या है। ये आपसे गवर्नमेंट स्कीम्स भी कवर हो जाएगा यहाँ। डोंट दिस गॉबल फंक अराउंड विद वर्ड्स एंड दिस इज इंडिया का डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब देखो डेमोक्रेसी हमें देखना है कि डेमोक्रेसी कैसा चल रहा है, तो ये कीवर्ड्स बड़े अच्छे हैं, नोटेड डाउन। लिबरल डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी है। नाउ अगेन दिस इज योर होमवर्क, इन सब के वर्ड्स बताइए।
लिबरल डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? बिकॉज आपने देखा है पॉलिटी में आजकल ऐसे सवाल भी बहुत आ रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरल डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है, इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी क्या है, डू दिस होमवर्क, टेल। फिर अब डेमोक्रेसी में थ्रेट्स क्या आते हैं, जैसे जर्नलिज्म जो हम अक्सर फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नेंस एटसेट्रा बोलते हैं, उसको शट डाउन है, इंटरनेट शट डाउन है, लाइक दैट, इससे डेमोक्रेसी में डिफीट होता है। एक्सेस टू फैसिलिटीज एंड बेसिक आईटी स्किल्स है, तो यहाँ पे बताया है बेसिक जो फैसिलिटीज है आईटी वगैरह की वो कितना अवेलेबल है स्टेट वाइज फिगर में। जैसे एक डिस्टेंस टू वाटर है, डिस्टेंस टू वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है। पाइप्ड वाटर है, जल जीवन अभियान है, पाइप्ड वाटर। जॉब्स के लिए आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, एसी पोजीशन है, अकाउंट पोजीशन है या नहीं है, एयर कंडीशनर है या नहीं है, स्प्रेडशीट स्किल्स क्या है, कॉपिंग एंड मूविंग क्या है, पर्सन इन डेप्थ। ये जो स्मॉल बिट ऑफ लिटिल बिट ऑफ बेसिक जो टेक्निकल स्किल्स होता है ये हमें आना चाहिए। ये मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे हुआ था एनएसएस की 78th रिपोर्ट में। देन व्हाट इज अ लेट लाइफ डिप्रेशन एंड हाउ कैन यू नेविगेट इट। अक्सर क्या डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग, अक्सर इसकी बात नहीं करते हैं। एट टाइम्स जब हमारे लाइक अनुकूल चीजें नहीं हो रही, रोज जितना पढ़ना है उतना नहीं हो पा रहा है, तो स्टूडेंट्स भी एट टाइम्स स्टार्ट फीलिंग लो। बट द पॉइंट इज इस टाइम पे बात करना जरूरी है और डिसिप्लिन पे आप अपने लक्ष्य पे उसको उससे साइडवेज मत जाओ, एवरीथिंग अच्छा होने लग जाता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बोरिंग से ना हमने इस बोरिंग को एक टैबू बना दिया, जबकि बोरिंग इज गुड। 99% जो लाइफ होती है ना हमारी वो बोरिंग होती है, बोरिंग होती है, मुंडेन वर्क होता है। बट क्या होता है कि अभी हम इतना सोशल मीडिया इनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं और वो सेम चीज हम रियल लाइफ में भी कोशिश करते हैं ढूंढने की, वो ऑब्वियसली होगा नहीं और फिर हम डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। सो दैट इज वाई रियलिस्टिक होना जरूरी है। ये एग्जाम प्रिपरेशन जो है ना इट इज ऑल्सो नॉट लाइक कि रोज टॉप गियर पे चलेगा, अप्स होगा तो डाउन्स भी होगा, एवरी डे इज नॉट इक्वल, नॉट सेम। सो यू हैव टू बी लाइक लिटिल बिट मैच्योर बनना है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। बट द पॉइंट इज अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल्स फार। ओके, तो इसमें दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, देन इसके बाद ओरिजिन ऑफ बैट एंड आई कैसे आया, तो उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया, कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। दैट इज बैट एंड आई, बैट एंड आई उसको बोलते हैं। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, सो दिस इज इंग्लिश। अब है दिस इज ट्रेड्यूस, मतलब स्पीक अनफेवरेबली अबाउट, बैड माउथ करना, ड्रैग थ्रू द मड मलाइन। सी ऑलवेज रिमेंबर टू बिलिटिल अदर्स इज टू बी लिटिल, टू बिलिटिल अदर्स इज टू बी लिटिल। ये बैड माउथ इज नॉट गुड, दिस इज स्पीक अनफेवरेबली अबाउट। देन अमिड हीट ओवर दिस स्टॉक्स, एंड यहाँ पे क्रूड प्राइस का स्लम्प हुआ है। और ये है फुमियो किशिदा, जापान के प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया आ रहे हैं। G7 G20 इंडो पैसिफिक का भी एरिया होगा, तो इसी पे आपको आंसर राइटिंग भी करना है। 24 आवर विजिट होगा दिस जापान का। शिंजो आबे के बाद अगेन इंडो पैसिफिक बूस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे मिस्टर किशिदा। और G7 भी है, यहाँ पे ट्रैवल करेंगे यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल से भी मिलेंगे टोक्यो। तो इट इज लाइक अ वर्ल्ड वाइड स्प्री ऑफ मीटिंग है इंटरनेशनल लीडर्स के साथ मिस्टर किशिदा की। अब इंडिया इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर जापान, और जापान और इंडिया के जो रिलेशंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्राइम मिनिस्टर किशिदा अभी G7 मीटिंग, G20 मीटिंग में भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट से रहेगा। सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट, एनर्जी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस में। तो गवर्नमेंट ने कहा है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बायोलेटरल इशूज आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। ओके, तो जापान का जो टारगेटेड 5 ट्रिलियन येन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बुलेट ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट है, शिंकानसेन बोलते हैं रेल प्रोजेक्ट जो जापान का होता है। स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की बात है तो ये सब इंडिया में इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जापान के भी चाइना के साथ थोड़े टेंशन होते हैं, तो जापान और इंडिया के रिलेशंस ट्रेडिशनली भी बहुत स्ट्रांग रहे। ये बुद्धा जयंती पार्क में भी जाएंगे, बाल बोधि ट्री होगा, महाबोधि ट्री। गौतम बुद्धा ने यहाँ पे अटेन किया था एनलाइटनमेंट। यहाँ पे सैपलिंग होगा प्रेजेंटेड बाय फॉर्मर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे दिया था दिस 1964। तो बुद्धिज्म इज ऑल्सो वन थीम, बुद्धिज्म इज ऑल्सो वन थीम। नो एंटीबायोटिक प्लाज्मा थेरेपी टू ट्रीट एडल्ट कोविड पेशेंट्स। देन दिस इज बैकग्राउंड रेडिएशन हायर इन केरला बट नो रिस्क। तो यहाँ मोनाजाइट की सेंड है, केरला में मोनाजाइट के रिजर्व्स है
और मोनाजाइट मीन्स यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के भी कुछ ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन हायर है केरला में, बट नथिंग टू वरी, सेंसेशनलिज्म नहीं करना है। लेट अस सी। तो अभी बार्क ने स्टडी किया है, बट अभी एलिवेटेड हेल्थ रिस्क को ऐसा डिनाई किया है। ओके, दिस इज हार्मलेस अनलेस प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड डोजेस में बताया है। गामा रेज यहाँ पर रेडिएशन है यहाँ पे। ओके, तो 1986 में भी जैसे रेडिएशन है 89 NGY पर आवर बताया है। वन ग्रे इज इक्विवेलेंट टू 1 सिवर्ट थ्रू 1 यूनिट रेफर्स टू रेडिएशन एमिटेड इन अदर टू बायोलॉजिकल एक्सपोजर। लेट अस सी। बट हमें ये पता होना चाहिए मोनाजाइट कहाँ मिलता है, केरला में मिलता है। देन दिस इज बांग्लादेश। इक्वेडोर में 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो ये रिक्टर स्केल है या मर्काली स्केल है? आंसर। देन मारियोपोल में पुतिन का विजिट है। कुवैत कोर्ट्स नलिफाई एंड बैंकिंग जायंट ऑफिशियल पैलेस्टीन। और दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट योर सबमिशन, आंसर सबमिशन। सो 2 सवाल है। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हो टुवर्ड्स एनिमल प्रोटेक्शन इन इंडिया, और पेनिनसुलर इंडिया का हमें एक मैप बनाना है। डू दिस सिंपल एक्सरसाइज, आपका सारा सिलेबस भी कवर होगा और बहुत अच्छे से एग्जाम की स्टडी ऑन ट्रैक होगी। हम फैंसी चीजों के पीछे भागते हैं और इतने टाइम पे अब आपने भी बहुत सारी चीजें समझ ली होगी। फैंसी चीजें वर्क नहीं करती है। इन दी एंड हम लौट के वापस स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग इसी पे आते हैं। तो इसको डे 1 से ही करें तो सोचो कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए हमारी। ओके, तो लिसन, जो मैं आपको इतने एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूँ उसको लिसन एंड पार्टिसिपेट, यही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आता है। सो आंसर दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड मैप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। नंदिनी ने बहुत अच्छा से आंसर लिखा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो हम बहुत दिनों से स्ट्रे डॉग्स एटसेट्रा की बातें देख रहे हैं, तो एनिमल प्रोटेक्शन जरूरी है। तो देखो, इंडिया का डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क बताया, आर्टिकल 50, देखो दिस इज रियली गुड, 51 AG, देन 48A, देन लीगल फ्रेमवर्क में ये सारे एक्ट्स है। आज मैंने टेलीग्राम पे भी सारे एक्ट्स शेयर किए, उनको एक बार आप अच्छे से देखना। फिर इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, और इसके अलावा हमें जनरल बिहेवियरल चेंज भी चाहिए, और ये गवर्नमेंट स्कीम्स भी है। दिस इज वेरी गुड। जैसे गोकुल मिशन है, ई पशु है, डेयरी है, वाइल्ड लाइफ सेक्टर के लिए भी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एक्सेलेंट। रत्नाप्रिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में लिखा। अब इसमें प्रोजेक्ट टाइगर है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है। दिस इज ऑल्सो गुड। इसमें हमने सारे वाइल्ड एनिमल्स को टारगेट किया। एक्ट्स भी आ गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है। फैंटास्टिक। तो सी, ये आंसर्स ऐसे नहीं होते हैं, इट्स अ मिथ कि इसका यही सही होगा। आप अपना सिलेबस में रह के अपनी ओरिजिनलिटी लिखो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसमें रिवॉर्डिंग रहेगा वो। ओके, नंदिनी ज्योग्राफिकल मैप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये मैपिंग पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मैपिंग पार्ट फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। सी, सारा पेनिनसुलर इंडिया कवर हो गया। प्रियंका ने बहुत अच्छे से अगेन आंसर लिखा है। साइट्स क्या है, साइट्स के बारे में, MOEFCC के ऑब्जेक्टिव, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वेरी नाइस। पेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी। तो देखो, हर कॉपी में एक यूनिकनेस है। दिस इज वेरी नाइस। पेटा, देन इसके अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है। वेरी एलेबोरेट आंसर। डॉल्फिन है। सी, दिस इज रियली गुड। एंड इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट दिस मणिपुर सारा यहाँ पे SDGs से भी कनेक्ट कर दिया। गुड। ये इंडिया का मैप है और ये पेनिनसुलर मैपिंग पार्ट हो गया। अब देखो, अब ये सवाल चाहे प्रीलिम्स में आए मैपिंग या मेंस में, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। दिस इज द ब्यूटी। ओके, सुंदर, दिस इज रियली गुड। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो आपने भी 1972, आज जो मैंने PDF शेयर किए ना, दे आर वेरी गुड, उसको एक बार अच्छे से पूरा देखना। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स भी है। सो दीज आर योर सबमिशंस, इसी तरीके से अच्छे से करना है। Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.